किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को ये नहीं पता होता है कि जीत क्या है। वो सिर्फ इसलिए दौड़ रहा होता है कि उसका मालिक उसे तकलीफ़ दे रहा होता है। इसी तरह कभी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ हो तो मान लीजिएगा कि हमारा मालिक यानी जो भगवान है वो हमें रेस में जिताना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 15 तक था, जिसका भाग 3 था। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन इससे बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस किस आर्टिकल में कौन कौन से हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस किस आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, यानी आर्टिकल नंबर 36 से 51 नंबर तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका भाग कौन सा है, तो आपका भाग है इसका 4। 22 भाग टोटल है आपके इंडियन पॉलिटी में, जिसमें भाग नंबर 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया हुआ है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो जान लीजिए आप ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं और इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। ये तो थे कुछ वनडे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इनसे बन सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किन किन वाद यानी किन किन विचारधाराओं से मैच करते हैं। तो वो मैच करते हैं आपके 3 तरह की विचारधाराओं को। पहला है गांधीवादी। गांधीवादी धारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाई जाती है। दूसरी है समाजवादी और तीसरी है उदारवादी। वादी यानी विचार, यानी गांधी विचार, समाजवादी विचार और उदारवादी विचार। ये 3 तरह के विचार आपके राज्य निर्देशक तत्वों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पहले आता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में ये प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा पावरफुल है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम राज्य में मौलिक अधिकारों को प्रधानता दी गई थी, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसके नीचे रखा गया था मौलिक अधिकारों के। फिर उसके बाद आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को श्रेष्ठता दी गई थी मौलिक अधिकारों से। इन दोनों के बाद में 1980 में यानी 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में बताया गया, निर्णय लिया गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है ना ही नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपने जान लिया कि 1973, 1976 और 1980 में कौन कौन से डिसीजन लिए गए और कौन कौन से मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे या फिर नीति निर्देशक तत्व या फिर दोनों एक दूसरे के पूरक थे। ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे आपके आर्टिकल जो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक में वर्णित है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इससे अगली आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस नहीं छूटेंगी और आपको कोई भी जानकारी पे जो परीक्षा से रिलेटेड है आपको लगातार मिलती चली जाएंगी। हम बात करते हैं अब आर्टिकल नंबर 36 से, जो हमारा पहला है नीति निर्देशक तत्व में। हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 36 और 37 दोनों को एक साथ, क्योंकि ये कभी भी हम अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो वो हमें याद करने में कठिनाई होगी। अगर हम इनको ग्रुप में याद करेंगे तो हमारे पेपर में याद करने में हमको ईजीनेस हो जाएगी और हमको सरलता से याद हो जाएगा और पेपर में हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे।
तो हम 36 और 37 को एक साथ पढ़ेंगे। 36 नंबर कहता है राज्य की परिभाषा का वर्णन। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है, जबकि वहीं आर्टिकल नंबर 27 में ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में अंतर ये है खास कि मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके उसके लिए केस लड़ सकते हैं कि आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यही अंतर है कि न्यायालय में हम नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये खास अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। तो 36 और 37 एक साथ हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। आर्टिकल है हमारा 38 आर्टिकल कहता है सरकार का दायित्व होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे, ये सरकार का दायित्व है। आपका आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि सरकार हमें ये स्थापित करे कि दायित्व उसका होगा कि वो आर्थिक, राजनैतिक और सोशली हमें न्याय प्रदान करे। इसका वर्णन आपके 38 में है। 39 नंबर का आर्टिकल जो का है वो कहता है कि राज्य की स्त्री व पुरुष समान रूप से जीविका के लिए साधन प्रदान प्रयत्न करेगा। यानी राज्य स्त्री व पुरुष को समान, इक्वल रूप से जीविका यानी जीवन जीने के लिए जीविका प्रदान करेगा, जीवन जीने के लिए साधन प्रदान करेगा। ये आर्टिकल नंबर 39 का में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर आपका आएगा कि आर्टिकल नंबर 40 ग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का संगठन। जो गांधी जी का एक सपना था कि गांवों से ही भारत का उदय होगा, जो सर्वोच्च विकास होगा वो गांव से होगा, गांधी जी का खास लगाव था, उसका वर्णन यानी ग्राम पंचायत का, जो ग्राम पंचायत होगी उसका संगठन है, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 40 में दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 40 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर ये कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी जो विशेष दशा होगी, जैसे भुखमरी आ गई या कोरोना से काल हो गए या कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, जहाँ पे स्पेशल दशाएं आ जाएंगी, वहाँ पे काम, शिक्षा और रोजगार पाने का, रोजगार, लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ये आपका आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम, न्याय संगत, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को बंद है। यानी मान लीजिए कि जो ज़्यादा बुजुर्ग है उसे काम मिल गया, या फिर लेडीज है उन्हें काम मिल गया, लेकिन उनके लिए काम का स्थल कैसा होना चाहिए? बहुत मजबूरी वाला काम ना हो, काम की जगह बहुत ख़राब ना हो, काम सही तरीके से हो, न्याय संगत हो, मनानुसार हो, और उसके बाद प्रसूति सहायता को उपबंध हो। यानी अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, प्रसूति सहायता वहाँ पे उपबंध होना चाहिए, ये व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपका लिखा है आर्टिकल 41 और 42 में। इसके बाद आता है 43 नंबर का आर्टिकल। 43 नंबर का आर्टिकल आपका कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। यानी जो दशाएं कठिनाई वाली स्थिति आएगी, उन दशाओं में आप निर्वाचन मजदूरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुटीर लघु उद्योग, यानी आप खुद भी अपना छोटा मोटा उद्योग, जो बांस से टुपरिया बनाते हैं, वो सब कार्य जैसे कर सकते हैं, कुटीर उद्योग अपना लगा सकते हैं। इसका वर्णन दिया हुआ आर्टिकल नंबर 43 में। इसके बाद आएगा 43 का यानी 43 का में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। 43 का में है उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, ये 43 का में दिया हुआ है। और 43 का है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। जो सहकारी समिति होती है, जो गांव से रिलेटेड होती है, एक छोटे से मार्केट पे स्थापित होती है, जो कृषियों, खासकर कृषि के लिए बनाई जाती है, उनकी अभिवृद्धि की जाएगी, उनको बढ़ाया जाएगा। इसका वर्णन है आपके 43 खा में। तो इस तरह आप 41, 42, 43 खा, का और खा को साथ में पढ़ सकते हैं। इसके पहले हमने 36, 37 को साथ में पढ़ा था, 38, 39 का को साथ में पढ़ा था, 40 अलग है, और 41, 42, 43 को साथ में हम पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 44, आधा आधा, 4 4।
इसमें साफ साफ है। आर्टिकल नंबर 4 जब 44 को पढ़ेगा तो उसमें 4 दो चीज़ें आएंगी। तो उसमें आप नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान इक्वल यानी 4 कितना ईजी है याद करना। तो आप 44 को समान नागरिक संहिता के रूप में याद कर सकते हैं, यानी सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। इसका वर्णन आर्टिकल 44 में है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 आपका कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक एवं उनकी देख रेख का उपबंध होगा। प्रारंभिक शिक्षा उनका देख रेख का उपबंध होगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को 21 का में जोड़ा गया था। बाकी जो बचे थे आपके 6 वर्ष से कम वाले, वो आर्टिकल नंबर 45 में रख दिया गया था नीति निर्देशक तत्वों के। तो उनमें है 6 वर्ष से कम आपके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्यावस्था के देख रेख का वर्णन है। ठीक है। अब बाकी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष वाले हैं उनका वर्णन आपके 21 का में है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा लागू किया गया था, जोड़ा गया था। फिर इसके बाद आपका आता है उसी पढ़ाई से रिलेटेड ST SC और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ का संबंध। यानी 86वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष से 14 वर्ष को ऐड कर दिया गया 21 का में। उसके बाद 6 वर्ष से कम बच्चों को आर्टिकल नंबर 45 में कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 में जो बचे तो ST SC और अन्य दुर्बल वर्गों को उसमें पढ़ाई और उनके अर्थ से संबंधित हितबंध की बात की गई है। यहाँ पे पढ़ाई और अर्थ यानी पैसा दोनों से रिलेटेड बात की गई है। आर्टिकल नंबर हम 45 और 46 को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एजुकेशन और पैसे से रिलेटेड है। हम बात करेंगे अब 47, 48 और 48 का की। ठीक है, एक साथ में पढ़ेंगे। तो आपका 47 नंबर आर्टिकल कहता है पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का ये राज्य का कर्तव्य होगा। यानी पोषाहार यानी खान पान जो है, जीवन स्तर को ऊपर करना है, यानी जीवन स्तर को ऊपर करना है हमें। पानी की व्यवस्था अच्छी हो, सड़क अच्छा हो, बिजली अच्छी हो, ये हर जगह अच्छा हो और 24 घंटे मेन मार्ग से आपका सड़क जुड़ा हो। इन सब की व्यवस्था राज्य सरकार का कर्तव्य है करना। स्वास्थ्य की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। ये आपका लिखा है आर्टिकल नंबर 47 में। आर्टिकल नंबर 48 से करता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, भारत में सेकंड लार्जेस्ट पशु पाए जाते हैं और कृषि प्रधान देश है ही। तो 48 नंबर आपका कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन आपके 48 नंबर में है। और इसी से रिलेटेड जब कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे। और एक चीज़ और है, 47 नंबर में मद्यपान का निषेध का वर्णन है। मद्यपान का निषेध का वर्णन है। मद्यपान, सरकार चाहे तो मद्यपान यानी शराब को बैन कर सकती है और जिससे क्या होगा, सब अच्छे हो जाएंगे। और कृषि करेंगे ऐसे याद कर सकते हैं, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे। तो कृषि पशुपालन करेंगे, गाँव में रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वो पेड़ पौधे लगाएंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 47, 48 का तीनों एक साथ में, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा, यानी जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल जैसे तैयार होगा तो वहाँ पे वन्य होंगे, वन्य जीव होंगे, तो उस सब की रक्षा करना, खेती करना, ये आपके 48 में है। और 48 के कम है पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं। 48 में पर्यावरण स्पेशल है और वन्य जीव की रक्षा करना है। तो आपका ऐसे हो जाएगा 47, 48 का बचेगा क्या आपका, हम आगे याद करेंगे 49 आर्टिकल कहता है राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थल और वस्तुओं का संरक्षण करना। यानी जैसे आपके ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो जितने भी स्मारक हैं, जितने भी स्थल हैं, खजुराहो हो गया, तो इन सब की रक्षा करना और उससे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की रक्षा करना हमारा ये कर्तव्य होगा। ये आपके आर्टिकल नंबर 49 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका, 50-50 एंड 25-25 ऐसे समझ सकते हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग है। ये 50-50 ऐसे याद कर सकते हैं कि 50-50 में आपके आर्टिकल में कार्यपालिका से और न्यायपालिका का अलग अलग होना पृथक्करण का वर्णन है। ये इजी है, 50-50 में याद हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है।
और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है, अभी तक हम बात कर लिए पूरे देश के बारे में, भारत के बारे में, इतना सब कुछ हो गया, सब बात कर रहे हैं भारत के बारे में। अब जब भारत के बारे में बात कर ले तो एक आपका आर्टिकल आता है अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व के लेवल में, उसका है आर्टिकल 51। जो नीति निर्देशक तत्व का सबसे लास्ट वाला आर्टिकल है वो है आपका 51 नंबर का। तो वो बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति रहे, उसकी सेफ्टी रहे, सबकी, हमारे देश की भी सेफ्टी रहे, इन सब का वर्णन की आर्टिकल नंबर 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, ये आपके आर्टिकल नंबर 51 में है। तो इस तरह आप जान गए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आपके नीति निर्देशक तत्वों में है। इसके पहले मौलिक अधिकार वाला जो यूनिट थी पहले ही हम पढ़ चुके हैं। आज हमने जान लिया कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से आर्टिकल आपके आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जान लिया कि किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं और किस भाग में हैं। और इसके बाद हमने जान लिया कि मौलिक अधिकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा श्रेष्ठ है, या फिर नीति निर्देशक तत्व, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ जान लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगभग सारी जानकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक की जो भारतीय संविधान में है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।